अरे गुड मॉर्निंग। पेपर कैसा रहा? हो गया तुम लोगों का गुड मॉर्निंग हो गया ना? हाँ बताओ, पेपर कैसा रहा? अरे हाँ भाई, पेपर का बताओ जल्दी से, कैसा रहा? कितने मार्क्स आए? चलो मैं देख ही लूँगा। हाँ 100। कितना कितना 100? अबे ओके 109। एडवांस वाला ना? एडवांस वाले की तो बात करें। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलो ठीक है। ठीक है, बाकी लोग ठीक है। वॉट एवर बी द सिचुएशन, एक बात ध्यान रखना कि पेपर को एनालाइज ज़रूर करना है। मतलब तुमने गेम वगैरह खेलते ही होंगे, है ना? तो तुम्हें पता है कि भाई अगली बार मरने से बचना है उस जगह पर, तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन ओवर हियर, है ना? पेपर को जो अपन ने दिया, उसको अगर आपने एनालाइज नहीं किया ना, तो उसका आधा काम तो ख़त्म ही हो गया, मतलब किया ही नहीं आपने। उसका एनालिसिस ज़रूर करें कि यार मेरे किस टॉपिक में मैंने उसको छोड़ा है, किस सवालों को छोड़ा है ना? ये पहली पॉइंट तो कि किसको छोड़ा है, लेफ़्ट कौन से क्वेश्चन किए हैं। सेकंड, एक वो ऐसे सवाल भी होते हैं ना, जैसे घर जाने के बाद वो सॉल्व हो जाते हैं लेकिन वहाँ सॉल्व नहीं होते, है ना? कि आपने पेपर में अगर देखा तो वो तो सॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन जब घर जाके देखा तो अरे लगता है अरे यार ये तो सॉल्व हो जाता। ठीक है ना? एक तो जो इजी क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए, और तीसरा जो है सिली मिस्टेक्स, है ना? ऐसे एकदम फालतू फालतू मिस्टेक्स कर लेते हैं कि 2/1/2 को कर देते हैं, कुछ 2 कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सिली मिस्टेक्स के बारे में। तो एक्चुअली ये क्या है ना, ये अपने नेचर में है, ये अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं कि किसी की सोचने की जो तरीका है वो अलग है, किसी और का सोचने का तरीका अलग है। तो सिली मिस्टेक्स एक्चुअली ये पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है, खुद के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों की सिली मिस्टेक सेम होने वाली है, नहीं, दो लोगों की सिली मिस्टेक्स अलग होंगी, इसने कुछ और किया, इसने कुछ और किया। तो एक्चुअली सिली मिस्टेक अवॉइड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, बट ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं है ना? कोई क्विक फिक्स नहीं है कि मैं ऐसा तुम्हें बता दूँ और अभी 5 मिनट बाद तुम्हारे सिली मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी तरफ से ही होना चाहिए। पहली बात तो आप एनालाइज़ करें पेपर को कि यार क्या मैंने गलतियाँ करी हैं, तभी जाके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना। अगर अपने को दुश्मन ही नहीं पता हो तो उसको मारेंगे कैसे? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिली मिस्टेक्स को पहचानें कि क्या क्या मैंने गलतियाँ करी हैं, जो फालतू, मतलब ऐसा कि बिल्कुल ही मतलब शर्मनाक वाली, वो चीज़ें हमने पहचान ली। और जब पहचान लिया तो एक नोटबुक बना लो, है ना? अभी साल की शुरुआत में ही नोटबुक बना लो कि मैं किस तरह से इस पेपर में सवाल करता हूँ, है ना? तुम्हें लग सकता है कि सर ये क्यों कर रहे हैं, मतलब आज तक तो हमने बस पेपर दिया, उसके बाद तो उस पेपर का जो कागज़ था उसको भी ढंग से नहीं देखा हमने, है ना? लेकिन जब तक उसको इम्प्रोवाइज़ करना है, तो जब तक उसे देखोगे नहीं ना, तो आपका काम अधूरा रह गया। बड़ी सिंपल सी बात है यार, जब तक दुश्मन को देखोगे नहीं तो मारोगे कैसे? दुश्मन को पहचानोगे नहीं तो मारोगे कैसे? तो एक नोटबुक लेना, उसमें लिख लेना कि यार मैंने ऐसे मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी, यार मैंने इक्वेशन में जो लिखना था S=UT+12 लिखना था, और जब यूज़ किया तो हाफ को मैं भूल ही गया। जो कोई भी आपकी गलतियाँ हैं ना, आप उसको लिख लीजिए, और जब लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगी, है ना? आपको शायद पता भी हो कि सिर्फ पढ़ने के कंपैरिजन में लिखने के साथ आप पढ़ते हो तो उसकी जो याद रहने की कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में जब रहेगी, तो अगले पेपर में जाने से पहले उन मिस्टेक्स को एक बार पढ़ के चले जाना, है ना? कि यार ऐसा ऐसी चीज़ें मैंने करी थी। तो नेक्स्ट टाइम में आप उसके लिए थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे कि क्या क्या मैंने किया था और किससे उसे कैसे अवॉइड किया जाए। तो ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि अगले पेपर में आप मतलब शहनशाह बन के बाहर आओगे, चैंपियन बन के बाहर आओगे, नहीं। अगले पेपर में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ करोगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जो पेपर हो रहे हैं उसमें हम कर क्या रहे हैं? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है, प्रैक्टिस में तो यही तो है ना कि जो गलतियां हैं उसे पहचानो और उसको ठीक करो। और अल्टीमेट जो फाइनल गेम है वो तो हमारा जेई मेन का एग्ज़ामिनेशन है, जेई एडवांस का एग्ज़ामिनेशन है। तो उसमें अभी टाइम है, उस टाइम को यूज़ करते हुए अपनी जो प्रैक्टिस है
प्रैक्टिस में जितनी गलतियाँ मिनिमाइज कर सकते हो कर लो, एंड फाइनल गेम खेलने तक हमारी जो कुछ भी गलतियाँ थी कोशिश करेंगे कि वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं तो सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स को पहचान लोगे तो थोड़ा सा इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान देना, ये एक पेपर की प्रोसेस नहीं है, ये हर पेपर की प्रोसेस है, एवरी पेपर। इस चीज़ को हमें करना है, एक दिन का नहीं होता ना कि मतलब एक दिन आपने खूब खा लिया तो बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। इट विल टेक टाइम। तो आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ आप लाइफ में कई जगह यूज़ करोगे कि यार मैंने गलती कर दी तो उसको ठीक करना है, तो पहले तो गलती को पहचानोगे ना, और गलती को पहचानोगे तभी जाके तो उसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, वो हर चीज़ जगह पे आप लगा सकते हो। और अगर इसको सही में जेन्युइनली आपने लगा लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक सकता है बढ़िया आदमी बनने से, बढ़िया सक्सेसफुल होने से। क्योंकि इस मिस्टेक्स को ही अगर अवॉइड कर लो, एक बार कर ली ठीक है कोई बात नहीं, सभी करते हैं यार, इंसान है, दूसरी बार ना करें इसको, कोशिश करें कि दूसरी बार अवॉइड करें उस चीज़ को। तो मेक श्योर कि ये हर पेपर में लगाएं, हर अपने एक्सपीरियंस में लगाएं कि मैंने ये एक्सपीरियंस में ये गलती करी और कैसे इसे इम्प्रोवाइज़ करें। तो मतलब स्लोली एंड स्टडीली अपना जो फाइनल गेम होगा, यानी कि जेई मेन और जेई एडवांस, उस गेम तक आप अपना काम ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली कुछ इम्प्रोवाइज़ करेंगे, नोटबुक वगैरह, मुझे फ़ोटोग्राफ्स आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। बाकी जो कल का होमवर्क था उसमें कोई डाउट है क्या, बोलो। एनी डाउट इन द होमवर्क? नो डाउट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक सवाल दिया था, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, इस तरह से कुछ दिया था और मुझे एक्स वाई ग्राफ में से ड्रॉ करना था। तो किसी का कुछ बना क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो आई कैन से दैट कि v इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। मैंने क्या कर दिया, एक बार v को कांस्टेंट कर दिया, तो मैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैंने सबसे पहले तो एक फॉर एग्जांपल कर दिया, v की वैल्यू 1 कर दी, इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, या इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो अगर x को पॉजिटिव करना है तो y को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, x को पॉजिटिव किया तो y को नेगेटिव करना पड़ेगा, और कोई ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ़ अगर मैं करता हूँ इसको, मैंने अगर 2 कर दिया तो बताइए क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई। सर ये 1 की जगह 2 कैसे कर दिया? अरे हम तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना इक्वी पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल 1 भी होगा कहीं पर 2 भी होगा, कहीं पर 3 भी होगा, तो वो सारी पॉसिबिलिटी देख के हम ग्राफ अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू -2 आ गया। तो अब अगला ग्राफ बनाऊं, इस पहले वाले के ऊपर बनाऊं या नीचे? नीचे बनेगा, नीचे बनेगा बच्चे, नीचे बनेगा, क्योंकि मतलब अब इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गया है ना, ये 2 हो गया, -2 हो गया है। तो इसका मतलब y को अगर सेम रखते हैं तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन दोनों ग्राफ में अगर y को मैंने सेम रखा तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बात समझ में आई। उल्टी बात कि अगर x की वैल्यू मैं दोनों में सेम रखता हूँ तो इसके लिए y की वैल्यू बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा, अरे नीचे आ गया, सॉरी, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये समवॉट लाइक दिस, इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया, ये अपना था पोटेंशियल बराबर 1, v बराबर 1, ये क्या था, v बराबर 2। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अपन मिस कर रहे हैं, वो ये है कि x पॉजिटिव तो y नेगेटिव हो गया, कभी y भी तो पॉजिटिव हो सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने बोल दिया v बराबर 1 और v बराबर 2। अब यहाँ पर पोटेंशियल मैंने पॉजिटिव लिखा तो नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल मैंने कर दिया -1, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा बोलो, इफ, बिल्कुल। तो मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने -1 कर दिया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ गया।
इसका मतलब ग्राफ हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा चुका है। तो ये है 1 वाला, तो ये है v इक्वस टू -1 और ये बना दिया मैंने v इक्वस टू -2। सिमिलरली यहाँ पर भी बन जाएगा v इक्वल्स टू -1 v इक्वल्स टू -2। बोलो कोई डाउट है क्या? अब दूसरी बात मैं करता हूँ कि ये जो पोटेंशियल बना ये इक्वी पोटेंशियल लाइन्स बना दी मैंने, है ना। ये इक्वी पोटेंशियल की लाइन्स बना दी कि यानी कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 2 बना हुआ है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 1 बना हुआ है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल -1 और इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल -2। तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए, है ना, वी वांट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो वो किस तरीके से बनने वाली हैं, किस तरह से बनते हुए दिखेंगे? पहली बात तो इक्वी पोटेंशियल लाइन्स के परपेंडिकुलर। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में पोटेंशियल अलोंग में पोटेंशियल बढ़ता है या कम करता है? कम होगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। इसका मतलब ऐसे जाने पर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऐसे ड्रॉ करूँ तो यू कैन सी कि ये परपेंडिकुलर बना दो, यहाँ परपेंडिकुलर बना दो, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ परपेंडिकुलर। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना पोटेंशियल कम होगा, तो यू कैन सी कि यहाँ पर इस तरह से अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएँ तो पोटेंशियल कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपने को दिखने वाली है, समवॉट लाइक दिस। इस तरीके से कुछ यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखने वाली है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएं बताओ? बिल्कुल लेफ्ट से राइट, क्योंकि यहाँ पर 2 1 -1 -2 यानी कि इधर जाने पर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो समवॉट लाइक दिस एक अपने को रफ आइडिया मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनने वाली हैं। ध्यान रखना, ये ब्लू वाला जो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पोटेंशियल नहीं है, कंफ्यूज मत कर देना इसमें। ठीक है, और ये जो ग्रीन बना हुआ है दैट इज पोटेंशियल वाला ग्राफ। ठीक है, जल्दी से नोट करो, कट आउट हो तो पूछो। डन। चलिए अगला सवाल आपको दिया गया है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी y कैप प्लस xj कैप, y कैप प्लस xj कैप पूछा गया है। फाइंड डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल v विद या ऑन x एंड y। मतलब फंक्शन निकालना है बेसिकली कि पोटेंशियल v जो बना हुआ है वो किस प्रकार से बनेगा, कितना बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया अपने को। हाँ नहीं, एक गलती कर दी आपने, देखो क्या गलती है। मिला क्या? छोटी सी गलती है।
माइनस एक्स वाई आएगा। देखिए चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है यार dv अगर निकालना है, मुझे v निकालना है, तो लिखना पड़ेगा dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट dr, इतना ही आता है अपने को। तो माइनस ऑफ e की वैल्यू लिखा है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट dr क्या हो जाएगा, dx आई कैप dy j कैप। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस y dx प्लस x dy, ये बना है dv, ये बना है dv। अब ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy। इसको देख के किसी की याद आ रही है क्या कि इसका डिफरेंस, ये किसका डिफरेंशिएशन बना होगा, ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई। समझे क्या, बोलो बोलो बोलो। प्लस यहाँ पर c भी लिखना पड़ेगा, अपने को लिमिट्स नहीं पता ना ही रेफरेंस पता है, तो इस तरीके से फाइनली बन जाएगा इंटीग्रेशन की, ना तो लिमिट्स पता है अपने को, ना ही कुछ इसकी रेफरेंस पॉइंट पता है कि पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट कैसे लेना है। तो अपन ने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ एक्स वाई, ये तो इंटीग्रेशन से बना, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से पोटेंशियल बन चुका है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट, डन। चलिए नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वापस आता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ लेट से ये है एक पॉइंट चार्ज, है ना, ये अपना है पॉइंट चार्ज। मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, एंड दैट वुड बी रेडियली अवे। पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो वो है रेडियली अवे। इस तरीके से बनी है। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो कैसा दिखने में पाया जाएगा, बताओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखने में पाया जाएगा, स्फेरिकल मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, नहीं स्फेरिकल होगा। देखो क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाया जाएगा। तो अभी मुझे पता है कि इक्विपोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब सेंटर से जो दूरी है सभी पॉइंट की सेम रहेगी और परपेंडिकुलर भी बनी रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस में ड्रॉ कर सकता हूँ जिसकी दूरी सेंटर से हर पॉइंट के लिए सेम है। ठीक है, सेंटर से हर पॉइंट की दूरी सेम है और साथ ही साथ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये बन चुका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं इसी की जगह पॉइंट चार्ज की जगह लेता हूं एक लाइन चार्ज, ये मैंने लिया एक लाइन चार्ज, है ना, वो भी क्या ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी बताओ, ये रेडियली अवे इस तरीके से, ये ऐसे रेडियली अवे बनने वाली। तो अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो बताइए क्या करूं, सिलेंड्रिकल बन जाएगा। यहाँ ये सिलेंडर बन जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, हमेशा हर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, एंड सेंटर से इसके हर पॉइंट की दूरी सेम होगी। तो ये बन चुका है, एक तो ये था इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एंड उसके लिए मैंने ये बना दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो कैसी बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। लाइन चार्ज के लिए कैसी बनेगी, स्फेरिकल, अपना सिलेंड्रिकल बनेगी। और अगर फाइनली मैं लेता हूँ एक
प्लेनर चार्ज, प्लेनर इनफाइनाइट शीट ले लिया है ना, ये इनफाइनाइट शीट, तो ये रहा, ऐसे समझ लो, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये लेफ्ट में गया, ये राइट में गया, ये था सिग्मा दिया हुआ था। बताइए इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनती हुई दिखेगी? क्यूबिकल, आड़ा सिलेंडर कैसे ले सकते हो? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो आड़ा सिलेंडर अगर ले लिया, आड़ा सिलेंडर अगर लिया, एक मिनट में, आड़ा सिलेंडर अगर ऐसा ले लिया तो ये यहाँ पर शीट मान लो, तो इस पॉइंट की दूरी और ये वाला जो पॉइंट है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आप शायद इसको गलत समझ रहे हो। ये यहाँ पर जो है, ये ऊपर खुला हुआ है, ये ढक्कन नहीं है, यहाँ पर ये खुला है, यहाँ पर प्लेन्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। प्लेन्स, या जिसने क्यूबिकल बोला था वो भी सही सोचा था कि यहाँ से एक ऐसी सरफेस मैं बना लेता हूँ जो कि पैरेलल टू द चार्ज था, और इसके लिए लिख सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एकदम क्या है, ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई दिखती है। तो आप देख सकते हो कि इसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल बनेगा वो सेम बनेगा। तो प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी यहाँ पर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो जल्दी से नोट करें। अपने लिए क्या बना था? पॉइंट चार्ज के लिए तो बना था स्फेरिकल, लीनियर चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, एंड प्लेनर चार्ज के लिए प्लेनर शीट बनी थी जो कि इक्वी पोटेंशियल है। डन? चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि लेट्स से ये है Q1 चार्ज, ये है Q2 चार्ज। तो अब ऐसा तो नहीं कि जन्मों जन्मों से ये साथ में है ना, ये अपने घर पे पैदा हुआ होगा, ये अपने घर पे पैदा हुई होगी। तो फिर बाद में अपन ने क्या बोल दिया कि यहाँ पे फोर्सफुली जो है पास में ये लेके आ गए, तो इनके बीच में एक एनर्जी होगी। बताओ कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी होगी? Q1 Q2 बाय R। तो मैं यहाँ पर अगर इसकी ये जो सेल्फ एनर्जी लिखता हूँ ये बन जाएगी Q1 Q2 बाय R। फिर से बताता हूँ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Q1 यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, कहीं और से आया। Q2 यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, कहीं और से आया। तो इसको यहाँ पर लाया गया, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, और वही वर्क डन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि इसको बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर हम वो वर्क डन नहीं करते तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनता। अगर हम वो वर्क डन नहीं करते तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनता। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड है, वही हमारी बन जाएगी सेल्फ एनर्जी। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया, ये है Q1 और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसको बोल दिया मैंने Q2, इसको बोल दिया मैंने Q3। यहाँ पर साइड लेंथ मैंने A लिखा, इसको भी साइड लेंथ ऑब्वियसली इक्विलेटरल है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो यहाँ पर इस सिस्टम के लिए
सेल्फ एनर्जी बताइए क्या होगा। बोलो बोलो जल्दी से यार, इसमें कोई टाइम थोड़ा नहीं लगता है, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना अपन ने? तो बताओ जल्दी से, इसमें कितना बनेगा? हम्म, ठीक है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है कि यार ये 3 है तो इसका 3C2 पेयर बनने वाले हैं जो पोटेंशियल एनर्जी में लिखे जाएंगे। तो वो हो जाएंगे Q1 Q2 ले लिया, Q2 Q3 ले लिया और Q3 Q1 ले लेते हैं। तो Q3 Q1 अपॉन A। तो इस तरीके से ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनी हुई है। और वो आई कहाँ से होगी कि हमने इसको वर्क डन करके यहाँ पर लाए होंगे और वही एनर्जी इसकी एनर्जी में स्टोर हो गई है और उसी को हम सेल्फ एनर्जी के नाम से जानते हैं। समझे क्या? बोलो बोलो। तो ये बन चुका है। अब मिनिमम का भी मतलब मैं समझा देता हूँ। मिनिमम का मतलब क्या है? इनको स्लोली लाना है। मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है? इन्हें स्लोली लाना है। सर स्लोली नहीं लाए, कुछ स्पीड से ले आए तो क्या हो जाएगा? तो अगर कुछ स्पीड से ले आए तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी तो बनी ही, साथ के साथ एक काइनेटिक एनर्जी और बन गई, 12mv²। ठीक है, तो वो फिर हमारे पास में इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं बनेगी। तो सेल्फ एनर्जी का मिनिमम का मतलब क्या है कि इस बात का ध्यान दें कि इनको स्लोली लाया गया है, इनकी कोई स्पीड अक्वायर नहीं की गई है। समझे? अगली बात, अब हम बात करते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। ठीक है, तो ये रहा हमारा होलोस्फीयर जिसपे कि चार्ज अपन ने कैपिटल Q दे दिया और रेडियस है R, है ना। ये होलोस्फीयर है, अंदर से खाली है। अब ऑब्वियसली अगर मैं इससे पूछता हूँ कि बताओ कि भाई तुम्हारे पास शुरू से ही कैपिटल Q चार्ज था क्या? वो बोलेगा नहीं, हमारे पास में धीरे धीरे चार्ज अक्वायर किया है। ऐसा थोड़ी ना कोई भी बॉडी चार्ज होती है उसके पास तो चार्ज आता है ना कहीं ना कहीं से, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर भागे होंगे या कहीं से प्रोटॉन्स यहाँ पर आ गए होंगे, वॉट एवर बी द सिचुएशन, जो भी रहा होगा चार्ज इस पर अक्वायर हुआ होगा। तो मैं अगर बात करता हूँ, ये तो अभी बड़े होने की बात है कि फाइनली ऐसा दिखा, तो इनिशियली अगर देखा जाए तो ये स्फीयर बिल्कुल ऐसा दिखा होगा जिसमें कि इनिशियल चार्ज 0 रहा होगा, लेकिन रेडियस ऑब्वियसली R रही होगी, है ना, कि ये बॉडी वैसी की वैसी रही। फिर बाद में आफ्टर सम टाइम अगर मैं देखता हूँ कि इस पर धीरे धीरे चार्जेस आने लगे, तो आफ्टर सम टाइम अगर मैं लिखूँ तो ये रहा अपना स्फीयर जिस पर कि अभी कैपिटल Q चार्ज तो नहीं आ पाया, लेकिन Q चार्ज अक्वायर इसने कर लिया है और रेडियस इसकी R है। अब ये चार्ज आ कैसे रहा होगा? ये चार्ज आ रहा होगा कि भाई थोड़ा थोड़ा dq हम ला रहे होंगे बाहर से। dq लाया यहाँ पर रख दिया, dq लाया यहाँ पर रख दिया, dq लाया यहाँ पर रख दिया, dq लाया यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से ये सिस्टम बना होगा। तो मैं देखता हूँ कि अपने पास क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? कैपिटल Q और रेडियस R का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना चाहते हैं, तो मैंने बता दिया कि ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या कोई बता सकता है कि सेल्फ एनर्जी कैसे लिखी जाए? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं बच्चा, नहीं। मैं बोल देता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, ये अभी स्मॉल Q चार्ज है,
तो क्या इस स्फीयर का पोटेंशियल बना है क्या कुछ? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर राइट नाउ? के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, समझे? ठीक है। और अभी डी क्यू चार्ज को ला रहे हैं। अब डी क्यू चार्ज तो कहाँ से ला रहे होंगे हम? बहुत दूर से ला रहे हैं। तो बहुत दूर से यानी कि इनफाइनाइट दूरी से अगर हम इसको लेके आए तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना था बोलो? 0। बताइए जब डी क्यू चार्ज इस सरफेस पर आया तो उसको कितना पोटेंशियल दिखा? अरे जब सरफेस पे आया भाई तब के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है, इतना पोटेंशियल दिखा। तो मैं देखता हूं कि जब डी क्यू चार्ज इतने पोटेंशियल डिफरेंस से आया, 0 से कुछ पोटेंशियल तक आया, तो क्या उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी क्या? कितनी बड़ी होगी? वो लिखा जाता है चार्ज इनटू डेल्टा वी लिखा जाता है। तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डी क्यू, यानी कि डी क्यू के अंदर आने की वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ वो बन चुका है चार्ज है डी क्यू, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा वी। समझे क्या बात को? तो यहाँ से डी क्यू तो डी क्यू रहा, और डेल्टा वी बताओ कितना रहा? ये फाइनल पोटेंशियल तो रहा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इनिशियल कितना था? 0 था। तो इस तरीके से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी टू डी क्यू बना हुआ है, इतना बना हुआ है। समझे क्या? और अगर फाइनली मैं एक कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ तो इसमें देखना कि अब मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा जो बना हुआ है, यानी कि छोटा सा स्मॉल डी यू मेरे पास आ गया है कि स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर डी क्यू। ना मुझे चाहिए था कि डी क्यू चार्ज आया और डी क्यू चार्ज आया और डी क्यू चार्ज आया और डी क्यू चार्ज आया, और ऐसे डी क्यू चार्जेस आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बढ़ रही है, और वही सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यू सेल्फ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डी क्यू अपॉन कैपिटल आर, और लिमिट्स यहाँ पर क्या रखी जाएगी बताइए? 0 से बड़ा क्यू। तो यहाँ पर आ गया k बाय आर, इंटीग्रेशन में बन जाएगा स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट्स है 0 से कैपिटल क्यू। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी k कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो फाइनली हम लिखेंगे u सेल्फ फॉर होलोस्फीयर इज रिटर्न टू बी के क्यू स्क्वायर बाय 2r, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ये ध्यान में होना चाहिए, सेल्फ एनर्जी जो है ध्यान में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। समझे क्या? जल्दी से नोट करो। डन? जिसने लिख लिया है वो करें सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, है ना। अगला है हमारे पास सेल्फ एनर्जी हाँ ये लो स्क्रीनशॉट। डन? सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर। तो मैं देखता हूँ कि फाइनली अपने को कैसा दिख रहा है, ये दिख गया फाइनली कि इसको बोल दिया मैंने कैपिटल क्यू चार्ज और रेडियस आर है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसकी सेल्फ एनर्जी बननी कैसे होगी। तो देखना यहाँ पर ध्यान देना, एक खास बात यह है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस अंदर फंसे हुए हैं, चार्जेस जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। इसका मतलब हमें चार्ज जो है पिछली बार का तो कहाँ तक लाना था, सरफेस पर लाके छोड़ देना था। अभी क्या है, चार्ज अंदर बैठा हुआ है और उस चार्ज की वजह से ही इसका अंदर का माल भरा हुआ है। तो इसका मतलब शुरू किससे किया होगा, इसने शुरू किया होगा बिल्कुल यहाँ से, कि एकदम इनिशियली अगर बात की जाए, तो यहाँ पर एकदम छोटू सा ये बना था, इस पर कोई चार्ज कोई कुछ नहीं था। और अगर मैं आफ्टर सम टाइम लिखता हूँ, आफ्टर सम टाइम, तो मैं देख सकता हूँ धीरे धीरे चार्जेस आए, और चार्जेस आए ने तो इसको थोड़ा सा बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर Q चार्ज था और मान लेते हैं इसकी रेडियस R हो गई, है ना। चार्जेस आ रहे हैं तो चार्जेस की वजह से ही ये भरा हुआ है अंदर माल इसका। तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से बना। अब देखो DQ चार्ज आया, अब देखो क्या हुआ, DQ चार्ज आया। अब DQ चार्ज आया तो मुझे पता है DQ चार्ज आने की वजह से और माल भरा जाएगा, और DQ चार्ज आ गया तो और माल भरा जाएगा, और DQ आ गया तो और माल भरा आएगा। तो इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मैं अगर DQ को आता हूँ तो DQ को एकदम यूनिफॉर्मली मैंने क्या कर दिया, ऐसे ऊपर लेप लगा दिया इस पर, समझ रहे हो ना, ऐसे कवर कर दिया DQ को। अगेन ये जो दूरी है, ये जो थिकनेस मैंने बनाई वो तो बहुत बड़ी बना दी, इतनी बड़ी है नहीं। कितनी बड़ी है वो, dr बड़ी है, कितनी है वो, और dr बड़ी है। और dr के बारे में आपको पता ही है, या बताऊं तो यू गेट माई पॉइंट कि यहाँ पर जो DQ चार्ज आया है और फिर फर्दर DQ आया तो एक और लेयर और चढ़ा दी, और DQ आया तो एक और लेयर और चढ़ा दी, और DQ आया तो एक और लेयर और चढ़ा दी। तो ऐसे DQ आता जाएगा और ऐसे लेयर चढ़ती जाएंगे और अल्टीमेटली ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो अगर मैं रो की हेल्प लूँ तो काम अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो की मदद से काम लिया जाए तो अपना काम थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इसके लिए बात करते हैं। तो मैं देखता हूँ DQ की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें, DQ कहाँ से आया था, बहुत दूर से आया था। कहाँ कितना पोटेंशियल था, बहुत दूर, यानी कि 0 था। अभी यहाँ पर आया तो कितना पोटेंशियल उसने पाया, K स्मॉल q बाई स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो पोटेंशियल पाया है वो इसने लिखा K स्मॉल q, मतलब सॉरी मैं लिख सकता हूँ, इसने DQ तो चार्ज था और पोटेंशियल डिफरेंस इसका पाया गया K स्मॉल q बाई स्मॉल r -0। कोई दिक्कत है क्या इसमें, डन। अब देखो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मुझे यहाँ पर अगर देखता हूँ कि वेरिएबल क्या क्या पाए गए, तो K Q DQ, चलो बहुत बढ़िया, लेकिन नीचे R है, और ध्यान दीजिए R भी यहाँ पर वेरिएबल है, स्मॉल r भी वेरिएबल है। तो अभी कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि पूरा पूरा R बन जाए या पूरा पूरा DQ बन जाए या Q बन जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है अगर Q की बात करें तो Q लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने रो इंटू क्या लिखूं बताओ, Q है क्या ये सोचो, नो वो तो DQ था, ये DQ आके ये हरारा यहाँ पे चिपका है ना, 4/3 पाई r3। अगर मैं DQ लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू ये छोटा सा वॉल्यूम। तो छोटा सा वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा,
4πr² dr। आप अगर समझ में आ गया होगा तो वैसे तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर इस सरफेस का एरिया है 4πr² और इस पर हमने मोटाई ऐसा लेप लगा दिया, कितनी थिकनेस का, dr थिकनेस का। तो इसका वॉल्यूम अगर लिखें तो वो हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। एरिया है 4πr² और हाइट है dr। तो हमारे पास ये dq बन चुका है। तो अगर मैं लिखता हूँ dq की वजह से डेल्टा u की वजह से डेल्टा u, वापस जो बना dq आ चुका है रो 4πr² dr, साथ में है kq, k तो k ही रहने दो, q की जगह रो इंटू 4/3πr³ अपॉन kq, ये k कहाँ लिखा मैंने, हाँ k लिख दिया, kq लिख दिया है और dq लिख दिया है अपॉन r, इतना बचा हुआ। ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें अपने को दिख रही हैं हटा सकते हैं, हटा लेते हैं, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रो और रो स्क्वायर आ गया, 4π और 4π तो यानी कि 16π² आ गया। फिर नीचे में 3 दिख रहा है मुझे और k दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिर अब बचा कौन, r बचा हुआ है। बताओ कितना बचा, r² और r पावर 3, तो r पावर 4 बन जाएगा, dr बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया छोटा सा du बन गया है ना, इसको छोटा सा du लिख लेते हैं। dq जो छोटा सा आया था उसकी वजह से du इतना बना, और ये बना du और ये बना अपना du। तो यहाँ से डेल्टा u अगर लिखें तो यहाँ से अपने पास u सेल्फ अगर लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du। तो इसके बाद की कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ मैं। तो यहाँ से बना u सेल्फ इज इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल्स टू k रो स्क्वायर 16π² अपॉन 3, और इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा बोलो, अरे इंटीग्रेशन के बाद का बता दो ना यार, 5/5 इतना बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये फाइनली आ तो चुका है, लेकिन अपन क्या करेंगे, थोड़ा कोशिश करते हैं क्यू के टर्म्स में लिखें तो शायद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्यू की टर्म्स में लिखें तो k बना जाएगा, k रो की जगह हो जाएगा q अपॉन 4/3πr³ का स्क्वायर 16π² r पावर 5 अपॉन 3 और ये 5 तो 15 हो चुका है। तो जो काट सकते हैं काट लेते हैं। देखो ये 4π का स्क्वायर यानी कि 16π², तो ये और ये ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे r की पावर 3 है इसका स्क्वायर यानी कि r पावर 6 और ये r पावर 5, इसका मतलब नीचे इसको क्या कर सकता हूँ, हाँ नीचे r बचेगा, k हो गया। अब देखो q स्क्वायर तो यहाँ पर q स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही बना। अब देखना, ठीक है, अब यहाँ पर 3 था, 3 किसी ने माइक ऑन कर रखा है वो ऑफ कर दो तो इको खत्म हो जाए। यहाँ पर 1/3 था, उसका स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये 9 ऊपर चला जाएगा। तो अभी नीचे में कितना है, नीचे में है 15 r, इतना बन गया। तो ये 3 से कट गया तो ये आ चुका है 3/5 kq²/r, यानी कि सेल्फ एनर्जी u सेल्फ इज 3/5 kq²/r। ध्यान देना ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड या होलो, सॉलिड के लिए बात। होलो के लिए कितना आ गया था, करेक्ट। किसका ज्यादा आना चाहिए था, किसकी u सेल्फ के यानी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी, सॉलिड या होलो, क्यों? अरे मैथमेटिकली मत बनाओ, फिजिक्स से बताओ। नहीं चार्ज तो अपन क्यों ही ला रहे हैं दोनों जगह।
सॉलिड स्फीयर में हुआ क्या कि सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर में देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो सॉलिड स्फीयर में चार्जेस और पास में हैं, आपस में पास में हैं। देखो ना यार, होलो स्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होलो स्फीयर पर सरफेस पे था चार्ज, और सॉलिड स्फीयर में अगर मैं देखता हूँ तो चार्ज है वो और नज़दीक आ चुका है, और नज़दीक आ चुका है। नज़दीक आ गया तो इसका मतलब और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि सरफेस पर रखते तो इतना KQ²/2R, और अगर पूरी बॉडी पर रखा है यूनिफॉर्मली तो ये 3/5 KQ²/R बन चुका है। समझे? नोट कर लो इसको जल्दी से। डन सबका? चलिए अब हम बात करते हैं यूनिकनेस थ्योरम की। पहले मैं बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, कोई क्यू चार्ज है ना, कोई क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई क्यू चार्ज है 1 कूलाम 2 कूलाम जो कुछ भी है, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी। ठीक है, दूसरी बात मैं कहता हूँ, उल्टी बात कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं तो चार्ज भी होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है तो चार्ज भी होगा। तो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी, जिस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए एक पर्टिकुलर चार्ज ही बना होगा, उसके अलावा कोई और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकता। फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों में थोड़ा सा खेले। यहाँ पर मैंने मान लिया 1 कूलाम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ बनी, है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ रहा, कुछ डायरेक्शन भी रही। तो अब मान लो अपने को कहीं अपन ने फोटो देखा जिसमें कि ये चार्ज नहीं दिख रहा था, अपने को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखती हुई, ऐसे जाते हुए दिख रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने देखा तो भाई इसका मैग्नीट्यूड देखा, इसकी डायरेक्शन देखी, तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए मात्र और मात्र एक चार्ज की पॉसिबिलिटी ही बन सकती है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यूनिकनेस थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही चार्ज बना सकता है और कोई चार्ज नहीं बना सकता। समझे क्या? यहां पर अगर मैंने 2 कूलाम चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। तो जो नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हमने देखा तो उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है वो पर्टिकुलरली एक कोई चार्ज ही होगा, उसकी वैल्यू अपने को चलो अभी मालूम है 2 कूलाम, कि उस चार्ज की वैल्यू 2 कूलाम है और वही चार्ज ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकता है। 2 कूलाम ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा तो हमने कहा कि यार ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मात्र और मात्र एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बना सकता है, इसके अलावा और कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकता। तो ये क्या है? यूनिकनेस है। यूनिकनेस मतलब क्या है कि एक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उस इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एक ही चार्ज होगा, 10 चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकते। समझे क्या मेरी बात? अब आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी, और ये ऑब्वियसली एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो लिखा जाता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बन जाता है 1/2 ε0 E²। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो उस छोटे से वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी लिखा जाएगा यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/2 ε0 E²। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा एनर्जी जो जुड़ी होती है, एसोसिएटेड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होती है। यानी कि यहाँ पर ये जो क्यू चार्ज है इसने अपने सराउंडिंग में
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिछा दी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं जो कि सराउंडिंग में अपना एक ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें कि दूसरा चार्ज अगर रख दिया जाए, दूसरा चार्ज अगर रख दिया जाए तो उस चार्ज पर फोर्स फील हो, साथ ही साथ उस चार्ज पर कोई पोटेंशियल एनर्जी भी एक्वायर हो जाए। तो एनर्जी डेंसिटी जो लिखी जाती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये लिखी जाती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ये लिखी जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, जब तक सवाल नहीं करेंगे अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो डन, एनर्जी डेंसिटी लिख लिया। अब मैं बात करता हूं शेल। शेल मतलब क्या है? होलो स्फीयर, है ना। और जिसको मैंने कह दिया ये है होलो स्फीयर, जिसका चार्ज है कैपिटल Q, जिसकी रेडियस है R, है ना। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं सेल्फ एनर्जी, और वो कितना आ गया था? KQ²/2R आ गया था। ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एसोसिएटेड है एनर्जी। तो मैं एक बार देखता हूं कि भाई यहां पर भी इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ना कुछ तो बनी होंगी, तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है? तो ये होलोस्फीयर है, तो बताइए अंदर की तरफ, अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एनीवन? होलोस्फीयर के अंदर में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। और अगर 0 होगी तो मैं एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से देखता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसका मतलब यहां पर जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी लिखी जाएगी? बोलो। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई है 0, तो इसका मतलब अंदर का यहाँ पर जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो भी 0 बन पाएगी। अगर बाहर वाले बात करते हैं तो बाहर वाले पॉइंट पर बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? और वो भी कैसे है? रेडियली आउटवर्ड है, इस तरह से बनी हुई है। तो मैं अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंट सब जगह जाता हूं तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो मैं अगर यहां पर सेंटर से स्मॉल r दूरी पर आता हूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बोलो। सेंटर से स्मॉल r दूरी पर KQ/गधा R², KQ/r², KQ/r पोटेंशियल बनता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है KQ/r, यानी कि दूरी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो अभी मैं क्या लेता हूं, यहां एक छोटू सा dr थिकनेस का इसकी थिकनेस dr कर दी और पहले वाले स्फीयर के ऊपर ही मैंने इसको चढ़ा दिया। तो यहां पर इसने एक छोटा सा वॉल्यूम कवर कर लिया है, ये वॉल्यूम इसने कवर कर लिया है, इसको अपन ने dv बोल दिया, है ना। इसकी थिकनेस कितनी थी? dr थी। इसका रेडियस अगर बात करें स्फीयर की तो रेडियस हमारे पास बना था ये है r, और ये जो थिकनेस बनी हुई है वो बन गई है dr बन गई। तो मैं अगर लिखना चाहूँ कि एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो क्या एनर्जी डेंसिटी होगी? क्या एनर्जी डेंसिटी होगी? अरे यार,
ओके, एनर्जी डेंसिटी होगी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी एसोसिएटेड है, मैंने बोल दिया कुछ डी यू है। जो छोटा सा वॉल्यूम लिया ना मैंने, उसको छोटा सा वॉल्यूम के लिए लिख दिया डी यू, और उसका जो उसकी एनर्जी मैंने डी यू बोल दी, और साथ में उसका जो वॉल्यूम लिया उसको क्या बोल दिया, डी वी बोल दिया। तो एनर्जी डेंसिटी कितना आ गया बोलो, डी यू अपॉन डी वी। डी वी मतलब क्या है, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, और डी यू क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड इन दैट स्मॉल वॉल्यूम। तो मैं देख सकता हूं ये कितना लिखा जाना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या बना, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब सिंस मैंने डी आर बहुत छोटा लिया है, यानी कि आर का वेरिएशन बहुत छोटा है, तो इस वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये छोटा सा वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। और वो कितना बन जाएगा बोलो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। गधा, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं ना यहाँ पर, समझे क्या क्या लिखा मैंने, ये आर तो लिखा, ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं डी यू लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर पावर 4, ये तो खोल दिया मैंने, और साथ में क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। क्या कोई डी वी की वैल्यू बता सकता है क्या, डी वी कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो अब इसे इंटीग्रेट, ये क्या आ गया, डी यू आ गया। डी यू क्या था, डी यू इज एनर्जी एसोसिएटेड, किसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, इस छोटे से डी वी वॉल्यूम के लिए। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कहां तक जा रही है बताओ, सरफेस से शुरू होके इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक जा रही है। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट तक है तो एनर्जी डेंसिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी होती है वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट तक होगी, इनफाइनाइट दूरी तक होगी। तो मैं अगर टोटल एनर्जी देखना चाहूं, टोटल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो देखो यहाँ पर है आर स्क्वायर, और जो भी चीज़ें कांस्टेंट है वो तो हटा देते हैं अपन। यहाँ पर 1/2 ये कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई, और ये बन जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर, है ना, इधर आ जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/r आएगा। अब इसके लिमिट्स भी बता देता हूँ, ये क्या होगी, इनफाइनाइट से लेकर आर तक ले लिया मैंने, तो कैपिटल आर तक, ठीक है ना। कि अपने पास सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको आर से अपने अंदर वाली सरफेस से लेकर बाहर तक। तो एक काम करना, तुम खुद से निकालना कितनी वैल्यू आ रही है ना, कल बात करेंगे अपन इस। समझ में तो आ ही गया था क्या करना है, तो ये अपना एक होमवर्क हो जाएगा। एंड दूसरा मैं अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में डाल ही दूंगा आपको होमवर्क क्या है आज का, ठीक है। ओके चलो बाय बाय।